आरआरबी एनटीपीसी 17 मार्च का प्रथम पाली का मेरे पास सारा क्वेश्चन आ गया है। 100% एक्यूरेट क्वेश्चन और आंसर के साथ इसको डिस्कशन कराएंगे। कुछ विशेष फैक्ट भी रहेगा तो उसे भी आप जान लीजिएगा, जो अगले एग्जाम में आपके लिए सहायता कर सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न के साथ। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, 17 मार्च 2026 को क्वेश्चन यहाँ से, ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी के रचयिता, ठीक है, देखिए राजतरंगिणी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है आपको? तो आपको कल्हण है, कल्हण, ठीक है। कल्हण है राजतरंगिणी के रचयिता, ठीक है। देखिए 12वीं शताब्दी में कश्मीर के इतिहासकार राजतरंगिणी का अर्थ है कि राजाओं की नदी। पूछ सकता है राजाओं की नदी का, राजतरंगिणी का अर्थ क्या है? राजाओं की नदी, ठीक है। यह संस्कृत भाषा है और कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताती है। इसमें 8000 श्लोक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। देखिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारतीय वायुसेना दिवस 2025 में 93 जो वर्षगांठ हुआ के अवसर पे परेड का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो आपको गाजियाबाद में किया गया था। देखिए 8 अक्टूबर 2025 को 93 वर्षगांठ की मुख्य परेड जो कहाँ पे हुई थी? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पे। तो ये भी पूछ सकता है, गाजियाबाद यूपी में आयोजित की गई थी। इसकी समीक्षा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने की थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा ही है? तो लद्दाख है, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो एक सीमा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डुरंट रेखा कहते हैं। केवल लद्दाख का हिस्सा अफगानिस्तान से मिलता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 106 सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल सार्वजनिक संरचना कौन सी है? तो कौन सी है? तो वो आपको विशाल स्नानगढ़ है, ठीक है, ग्रेट बाथ, ठीक है। उसकी लंबाई वो आयतकार है और उसकी लंबाई कितनी है? 12 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है, 2.54 मीटर गहरा है, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद भी हम लोग देखते हैं, जल जीवन मिशन के बारे में पूछा था एक क्वेश्चन। जल जीवन मिशन के तहत फरवरी 2025 तक कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल जल योजना का कनेक्शन दे दिया गया है? तो 79.74% घरों में अभी तक जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचा दिया गया है, ठीक, पहुंचा दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उसके बाद क्या है आपको, देखिए उसके बाद फिर क्या था, देखिए अनंत अंबानी के नेतृत्व वाला वनतारा कार्यक्रम के तहत ग्रीन शेयर प्राप्त करने का मुख्य पात्र क्या था? तो उसमें क्या था? पौधे का रोपण करना और उसकी उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आंसर जिस होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या क्वेश्चन पूछा था? देखिए उसका भी, भारत के पश्चिमी तट दक्षिणी भाग का मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? उसको हम लोग कहते हैं मालाबार तट, ठीक है। किस नाम से? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। देखिए पश्चिमी तट का उत्तरी भाग को कोकण कहते हैं, जो महाराष्ट्र में है। मध्य भाग जो कन्नड़ कहते हैं, जो कर्नाटक में है। और दक्षिणी भाग जिसको मालाबार कहते हैं, वो केरल में है। तो हम लोग से पूछा था इसमें क्या, दक्षिणी भाग के बारे में, तो हम लोग का मालाबार तट हो जाएगा, ठीक है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, अमेरिका कौन सा राज्य, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य अंगूर और फलों के उत्पादन के लिए अपने जलवायु के कारण प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? तो कैलिफोर्निया है। देखिए कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है, जो विशेष रूप से अंगूर और अन्य भूमध्य सागरीय फलों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। उसका भी एक क्वेश्चन आया था हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा का मुख्य रूप से किस स्थान से प्राप्त करते थे? तो आपको खेतरी राजस्थान से और ओमान से भी प्राप्त करते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से राजस्थान के खेतरी खानों से प्राप्त करते थे, इसके अतिरिक्त ओमान से भी प्राप्त करते थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए केंद्र और राज्य के सरकारों के मध्य वित्तीय मतभेद और तनाव को सबसे अधिक कौन दर्शाता है? तो चुनाव आयोग, या आपको वित्तीय आयोग, या बजट संबंधित नीति, या पंचायती राज, या रक्षा नीति। तो कौन सुलझाता है? तो वित्तीय आयोग और बजट संबंधित नीति के द्वारा सुलझाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। वित्तीय आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 280 में है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए बोला कि भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है जो एक ही स्थान पर
प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। तो आपको कौन था? कुंभ मेला था। कुंभ मेला 12 वर्ष में 4 स्थानों पे मनाया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। पूछ सकता है कि कभी अगला शिफ्ट में किस राज्य में किस 4 जगह पे कुंभ मेला मनाया जाता है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। उसका फिर क्या था, देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की एनसीआर के विशेष दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 239 का डबल ए, ठीक है। देखिए, उसके बाद हम लोग को ये भी पूछ सकता है 69वां संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का विशेष दर्जा और विधानसभा का प्रावधान दिया गया था। तो अगला शिफ्ट में हो सकता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, उसका क्या है, उसका एक क्वेश्चन पूछा था आपको, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार का साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था, ठीक है। और इसमें कितना लगभग गांव थे? 80,000 गांव थे। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा होता, तो आप लोग का सही आंसर कितना हो जाएगा? 80,000 गांव। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। 80,000 जिसका सही होगा वो ये सही आंसर मारना है, ठीक है। देखिए, कन्नौज पर आधिपत्य के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः किसे सफलता मिली थी? तो गुज्जर प्रतिहार वंश को, ठीक है। किसे मिली थी? गुज्जर प्रतिहार वंश को। कम से कम 200 वर्ष का संघर्ष करने के बाद इसे मिला था और कन्नौज को फिर राजधानी बना लिया था। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, भारत के किस समूह पर बैरन द्वीप स्थित है और 2025 में ज्वालामुखी उद्गार की घटना दर्ज की गई है? तो किस में है? तो अंडमान निकोबार में है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है। देखिए, यह अंडमान निकोबार कहाँ है? तो ये दक्षिणी एशिया के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। देखिए, फिर उसका क्या पूछा था, आर्थिक मंदी के समय सरकार को किस प्रकार की राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा विस्तारवादी राजकोषीय नीति। जो ये सही मारे, जो बी नंबर मारे, उसका आंसर एकदम सही है, ठीक है। मंदी के समय क्या होता है? मांग बढ़ने के लिए, मांग को बढ़ाने के लिए सरकार सरकारी खर्च बढ़ाती है और करों में कटौती कर लेती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। देखिए, जब लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? तो संक्षारण या ऑक्सीकरण कहा जाता है। लोहे का नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आना ऑक्सीकरण कहलाता है, जिससे वह नष्ट होने लगता है और जंग लग जाता है। तो ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत दिसंबर 2025 का पात्र खाताधारकों को कितनी अधिकतम ओवरड्राफ्ट राशि की सुविधा मिलेगी? तो कितनी मिलेगी? तो 10,000। पहले सीमा इसकी 5,000 थी, बाद में बढ़ा के इसको 10,000 कर दिया है, ठीक है। 2,000 तक बिना शर्त ओवरड्राफ्ट मिलता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद फिर एक, इससे जब आप कंप्यूटर से किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं और रिसाइकिल बिन का विकल्प नहीं है, तो फाइल के साथ क्या होता है? तो क्या होता है, देखिए, तो फाइल सिस्टम से अस्थायी रूप से हटा दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसको। फिर एक क्वेश्चन आपको यहाँ भी पूछा गया था कि तमिलनाडु के मैदानों की तुलना में कुल्लू या ऊटी में अधिक ठंड क्यों होती है? क्योंकि वो अधिक ऊंचाई पे होती है, इसी कारण वहाँ पे ठंड अधिक होती है। फिर आपको 1857 क्रांति से आपको हर बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है, 1857 के क्रांति विद्रोह के बाद किस मुगल सम्राट को रंगून के जेल में निर्वासित कर दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। देखिए, 1858 में हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया गया था उन्हें और रंगून भेज दिया गया था। 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसमें क्या था, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत में मिलता है तो उसे किस धारा या अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त होगी? तो किस, बताइए। तो वो आपको नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत उन्हें मिलेगी, ठीक है। अब जब कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, जैसे कि पौंडीचेरी या सिक्किम, तो केंद्र सरकार धारा 7 के तहत वहाँ के लोग को नागरिकता देती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए, हेडफोन का मुख्य रूप से किस प्रकार का डिवाइस है? तो हेडफोन किस प्रकार का है? तो आपको आउटपुट डिवाइस है, इसको समझ जाइएगा। और ये, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी सीमाओं पर निगरानी के लिए कौन सा मिशन अभ्यास शुरू किया था? देखिए, ये अभी कौन सा किया है? तो सुदर्शन चक्र। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर आपको क्या था, देखिए, उसके बाद फिर एक सवाल पूछा था आपको हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सीटाडेल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? तो आपको
नगर के उच्च पश्चिमी भाग दुर्ग के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि युग्मक बनते समय एलील के जोड़े अलग हो जाते हैं? तो कौन सा? तो पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो ये आपको बताता है। देखिए, युग्मक का शुद्धता का नियम भी कहते हैं इसे। ठीक है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब के मोनोहाइब्रिड में क्या होता है, 3:1 के अनुपात में मतलब टूट जाता है। और 1925, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में उदारवादी के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन था? तो कौन था आपको? देखिए, असहयोग या स्वदेशी आंदोलन या खिलाफत आंदोलन या होम रूल आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन था? तो आपको स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। कब? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए, एक आपको पूछा हुआ था, ACITI साझेदारी में कौन सा देश शामिल है? तो कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, दिसंबर 2025 तक भारत की कुल बिजली क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन का योगदान कितना प्रतिशत था? तो 51.93% था, जो भारत ने 2030 तक का लक्ष्य 5 साल से पहले ही हासिल कर लिया है। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, एक ये था, मुक्त पतन कर रही किसी वस्तु की गति किस प्रकार की होती है? तो वह एक समान त्वरित गति होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो आपको एक सवाल पूछा गया था कि मई 2025 में एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं को 100 मीटर बाद दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ज्योति याराजी ने जीता है। करंट अफेयर से एक सवाल था। ठीक है, उसके बाद एक ये सवाल पूछा गया था कि गैसीय माध्यम में केवल किस प्रकार की यांत्रिक तरंग संचरण करती है? तो किस प्रकार की? अनुदैर्ध्य तरंग। कौन? अनुदैर्ध्य तरंग। तो आपको ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गैस केवल संपीड़न और विदलन के माध्यम से अनुदैर्ध्य तरंग में चलती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कैबिनेट मंत्रियों की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो क्या होती है? देखिए, ऑप्शन देखिए, केवल प्रधानमंत्री की सलाह देना या महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णय का निर्धारण करना, केवल फाइलों को रखरखाव करना या चुनाव का प्रचार करना। तो क्या होता है? महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णय को निर्धारण करना होता है, पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 मतलब टोक्यो में महिला के 100 मीटर बाद दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ज्योति याराजी ने जीता था। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, नागालैंड का कम 0.58% के लगभग में था। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर कितना था? 17.7% के लगभग में था। ठीक है, तो देखिए, अब एक क्वेश्चन ये था, स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे प्रसिद्ध नारा क्या था? तो देखिए, इसके इनके द्वारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39D मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसमें बताया गया है कि आपको पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज मेरा 40 क्वेश्चन पूरा आपको करवा दिए हैं फर्स्ट शिफ्ट का 17 मार्च का। इसके बाद हम शिफ्ट 2 का और शिफ्ट 3 का रात तक अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो सही लगा हो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।